गाइस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स आई है, वैकेंसीज आई है। तो उसके हवाले से मेरा उनका एक डेमो लेक्चर नंबर फर्स्ट है अकाउंटिंग का। ठीक है, मैं इसका आप एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जितने भी बाकी लेक्चर बनाऊंगा या मैंने कुछ बनाए हैं वो मैं उसके अंदर जो ना वो डाल दूंगा। तो वो उनको लेक्चर को आप जो ना एज ए डेमो लेक्चर के तौर पर जो ना आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं सबसे पहले ले क्या करूँगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक और टॉपिक जो है ना इसको कवर करूँगा। ठीक है, और फिर क्या करूँगा, लास्ट में जाके फिर मैं उनके जो एमसीक्यूज़ है वो भी मैं क्या करूँगा, उनको डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ठीक है, तो ये मेरे बेसिकली क्या होगा, पढ़ाने का तरीका होगा। अलावा ये वीडियोस आपको इंटरव्यू के लिए भी वो होंगे, यूज़फुल होंगे, और टेस्ट के लिए भी क्या होंगे, आपके यूज़फुल होंगे। ठीक है, सबसे पहले गाइस हम बिल्कुल स्टार्ट से एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके पास जाना वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ गए हैं। ठीक है ना, अकाउंटिंग क्या है, प्रिंसिपल्स आते हैं। तो गाइस क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये बेसिकली मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्डाइज रूल्स और क्या है, ये गाइडलाइंस है। ठीक है ना, जिनको भी आके क्या किया जाता है, डेट कंपनीज, ठीक है, जो भी कंपनीज होती है मस्ट फॉलो, उन्होंने उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल क्या है, प्रिपेयरिंग, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कंपनी है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आप प्रिपेयर करेंगे तो वो कुछ रूल्स और गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो करना होता है। उनको क्या कहा जाता है, ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस को, उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइड, वो इसलिए हैं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो देखो हर कोई क्या होता है, वो अपने तरीके से जो ना वो बैलेंस शीट बनाता, वो इनकम स्टेटमेंट बनाता, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाता। ठीक है, तो क्या हम इसको कंपेयर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों जन अपने अपने तरीके से वो बना रहे हैं। तो इसलिए वैसे क्या किया था उन्होंने, एक बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज रूल्स और गाइडलाइन को जनाब उन्होंने यूज़ किया जाता है, ताकि जना क्या हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाए, वो उनके अंदर आ जाए और हम इसको जना वो कंपेयर जना उनको किया जा सके। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि जो रूल्स होते हैं, ये होते हैं, ये ऑफिशियल रूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑफिशियल रूल्स होते हैं। इनको बनाते कौन है, तो गाइस आपको पता है कि एक होता है एक है यूएस बेस्ड बॉडी है। ठीक है, उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन से रूल्स बनाते हैं, अकाउंटिंग रूल बनाते हैं, ये बनाते हैं गैप बनाते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग रूल्स है। गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये रूल बनाते हैं। और एक और इदारा है जो कि यूके बेस्ड है, वो है, उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बेसिकली बनाते हैं रूल्स, अकाउंटिंग रूल बनाते हैं, जिनको हम कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसिकली ये क्या, ये जो ऑफिशियल बॉडीज़ है, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो रूल्स जो ना क्या होते हैं वो बनाते हैं, जिसको जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। तो जो भी कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उन्होंने इन ऑफिशियल जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उन्होंने उनको कंसिडर करते हुए, टेक इनटू अकाउंट करते हुए उन्होंने उनको बनाना होता है। ठीक हो गया। अब गाइस क्या हो जाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है, ये इसके सबसेट है, ठीक है ना, इसके अंदर आते हैं। एक आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और एक आता है अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, वो इसके अंदर आती है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं पहले अकाउंटिंग एजम्पशंस की तरफ आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग जो एजम्पशन है गाइस, वो क्या है, कुछ ट्रेडिशंस या कुछ क्या है कस्टम्स के ऊपर क्या करते हैं, ये बेस करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस या कस्टम्स के ऊपर बेस करते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये इस तरह होते हैं कि अकाउंटेंट्स ने क्या हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को क्या किया होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना होता है, किया होता है, उन्होंने यूज़ किया होता है। ठीक है, तो उन्होंने उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया होता है, उन्होंने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ किया होता है, उनको वो चीज़ वो यूज़फुल लगी है। ठीक है, और तब फिर क्या वो बन गया, वो ट्रेडिशन बन गई, वो कस्टम बन गई है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें यूज़फुल थी। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, वो हम उनको एजम्पशन कहा जाता है, यानी इसने कुछ चीज़ों को, अकाउंटेंट्स ने कुछ चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ज़ाहिर है उनको इस्तेमाल किया होगा ना, ठीक है, और फिर वो चीज़ें उनको यूज़फुल लगी है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो जो ट्रेडिशंस है और कस्टम्स है जो कि अकाउंटेंट ने यूज़ किए हैं, जो कि उनको यूज़फुल लगे हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको अकाउंटिंग एग्जम्पशन क्या होता है, उनको कहा जाता है। और ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल क्या हो जाती है, वो बेस होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये आता है एक्सपीरियंस से, बेसिकली क्या आता है, वो आता है उन्होंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता है, ज़ाहिर है उनके सामने कोई प्रॉब्लम आया होगा तो इसने इसका कोई सोल्यूशन निकाला होगा, और वो उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने उसको यूज़ किया होगा, वो चीज़ उनको यूज़फुल लगी होगी, तो तब क्या होगा, वो फिर क्या होगा, ऐसे जो ट्रेडिशन होते हैं, ऐसे कस्टम्स होते हैं, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो आपकी बन जाएगी अकाउंटिंग एग्जाम्पशन क्या होते हैं, उनको कहलाते हैं, ठीक है। और ये आपके जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो है प्रैक्टिकल बेस है, वो एक्सपीरियंस से क्या किया उन्होंने, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको यूटिलाइज करके उन्होंने जो है ना वो निकाली हुई है, ठीक है, जिनको हम अकाउंटिंग एग्जाम्पशन बेसिकली क्या करते हैं, वो कहा जाता है, जो कि ट्रेडिशन और कस्टम्स के ऊपर क्या करती हैं, वो बेस करती है, ठीक है। और वो कहाँ से निकली है, वो एक्सपीरियंस से क्या होते हैं वो निकली हुई है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर से क्या किया वो निकली हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग, वो सॉरी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, ये कुछ क्या है, वो रूल्स है, ठीक है, थ्योरेटिकल रूल्स है, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये बेसिक क्या होता है, वो एजम्पशंस है जिनको मद्देनज़र रखते हुए क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, वो बनाई जाती है, ठीक है। ये बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक एजम्पशंस है, या क्या है थ्योरेटिकल रूल्स है जिनको मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग क्या होता है, वो सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक हो गया। इस टॉपिक को मैं अगला जो मैं टॉपिक बताऊंगा इसके साथ मैं मज़ीद उसको लिंक कर लूँगा, तो आपको और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, ये अकाउंटिंग कॉन्वेंशन है, देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट और वो कन्वेंशन क्या करते हैं, वो फॉल करती हैं, ठीक हो गया। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट है। और क्या है मनी मेजरमेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसमें अंदर कंजर्वेटिज्म आ जाती है, मटेरियलिटी आ जाती है, फुल डिस्क्लोजर आ जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है, ये सारे क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, ठीक है। इसको हम अपना जो हमारे पास पेड जो क्लासेस होंगे उसके अंदर हम डिटेल के साथ जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। Guys, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एडवांटेजेस क्या है, ये अक्सर एमसीक्यूज में जो है वो पूछ लिया जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। आगे मैं एमसीक्यूज में करवाता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा। पहले आप क्या करें, ये आप सुन लें, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि इसकी वजह से क्या आ जाती हैं, आपके पास आ जाती है यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी मीन्स सेमनेस, ठीक है ना, सेम, यानी जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्टैंडर्डाइज क्या है, एक रूल्स है, यानी वो हर जगह क्या होता है वो अप्लाई किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाता है वो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, सेमनेस आ जाती है, जिसकी बेस पे क्या करता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना, यानी क्या है कंपेरेबिलिटी, क्या ये इनका मेन एडवांटेज है। जब यूनिफॉर्मिटी तो इसलिए की जाती है ना ताकि क्या किया जा सके, एक चीज़ यूनिफॉर्म हो, ताकि फिर क्या किया जा सके, उनको कंपेयर क्या किया जाए, उनको किया जा सके, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इनका एक एडवांटेज है मेजर। वो जो रूल्स वो अप्लाई किए जा रहे हैं ना वो हर जगह पे जहाँ पर भी अप्लाई किए जा रहे हैं, जिस मुल्क में भी अप्लाई किए जा रहे हैं वो सेम क्या हो, वो अप्लाई हो, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या उनका ये फ़ायदा है। फिर ये क्या करते हैं, उनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है, उनका एडवांटेज ये है कि वो क्या करते हैं रिलायबिलिटी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबिलिटी क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, ठीक है ना, वो रिलायबल होते हैं, ठीक हो गया। फिर इसमें अलावा क्या है कंसिस्टेंसी, ये आपकी फिंगर टिप्स पे ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करता है, मतलब ये है कि सेम क्या करते हैं, सेम रूल्स क्या करते हैं वो अप्लाई की जाती हैं हर साल, ठीक है ना, हर एवरी टाइम आप उनको लिख दें, जब भी प्रिपेयर की जाए एवरी टाइम, तो वो क्या वो सेम रूल्स क्या करते हैं वो अप्लाई की जाती हैं, ठीक हो गया।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या होगा, एक डिप्रिसिएशन का एक जो ना बेसिकली क्या है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपनी, अगर ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रही है, तो फिर हर साल क्या करना होता है, उन्होंने इस स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू उन्होंने क्या करना होता है, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्होंने वो प्रिपेयर करना होता है ना, इनकम स्टेटमेंट उन्होंने प्रिपेयर करनी होती है। तो वो सेम मेथड क्या करना, उन्हें हर साल क्या करना होता है, वो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, एक कंसिस्टेंसी क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक। कोई चीज़ें रैंडम तरीके से नहीं हो पा रही कि जब भी आपका दिल चाहे कभी एक अकाउंट है वो है डिप्रेशन का मेथड लगाओ, कोई जब आपका दिल चाहे कभी दूसरा जनाओ डिप्रेशन का मेथड लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बल्कि ये क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी क्या करती है, वो लाती है, या वो सॉरी कंसिस्टेंसी लाती है कि हर सेम रूल्स क्या हो, वो हर टाइम क्या वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक हो गया, हर बार जब भी बनाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो गाइस इसमें ये है, मैं कंसेप्चुअल में बता देता हूँ कि रिलायबिलिटी इस तरह प्रोवाइड की जाती है, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसमें एक प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिप कॉन्सेप्ट है। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब आप उनको अप्लाई करते हैं ना, तो आप प्रॉफिट क्या होते हैं उनको ओवरस्टेट नहीं करते, ठीक है। प्रॉफिट वो क्या करते हैं, उनको ओवरस्टेट नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो रिलायबल होती है, ठीक हो गया ना। तो आप ना प्रॉफिट को जो ना ओवरस्टेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह जना का वो जो एक और कन्वेंशन है जिसमें कंजर्वेटिज्म है या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी क्या होता है, वो इसलिए अप्लाई की जाती है कि आपका जो प्रॉफिट हो उनको ओवरस्टेट जो ना वो ना किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबिलिटी क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है, वो ट्रस्टवर्दी क्या होते हैं, वो होती है, ठीक हो गया। और फिर नेक्स्ट पे एक आ जाता है, वो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको इंटरव्यू में भी आपकी प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेंगे, और आपका एमसीक्यूज में भी आपका जो ना वो भी प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंसी वो इस तरह प्रोवाइड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो क्या हो, बड़ा ओपन हो, ठीक है ना। यानी कोई चीज़ क्या हो, वो इंफॉर्मेशन क्या हो, वो हिडन ना हो, ठीक है ना। हर चीज़ इंफॉर्मेशन क्या हो, वो ईजिली अवेलेबल हो, यानी उनका क्या हो, वो फुल क्या हो, उनका फुल डिस्क्लोजर हो, ठीक है ना। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करता है, यानी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फुल क्या वो अवेलेबल होगी, उनका फुल क्या होगा, वो डिस्क्लोजर होता है, वो कोई चीज़ हिडन नहीं होती। तो ये भी क्या है, इनके जना वो कुछ एडवांटेजेस हैं। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी मैंने कॉन्सेप्चुअली भी बता दिए हैं कि इनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। रिलायबिलिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, इनका मतलब क्या है, सॉरी, और ट्रांसपेरेंसी इनका क्या वो है, ये सारे क्या इनके एडवांटेजेस है। जी एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इम्प्रूव मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, नहीं, इसका बिल्कुल मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट नहीं करता। अगर मैंने स्टार्ट में जो बताया है कि वो क्या करता है, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये मेक श्योर करता है कि आपके जो प्रॉफिट्स हो वो क्या वो ओवर स्टेटेड ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये नहीं है, ठीक है। लोअर टैक्सेस ये भी नहीं है, पर्सनल जजमेंट या ओपिनियन ऑफ अकाउंटेंट ये भी नहीं है। रादर क्या, इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को क्या किया जाता है, उनको वो किया जाता है ना, वो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या करता है, ये लाता है, ठीक है, या इनको इम्प्रूव किया जाता है या वो लाता है, ठीक है। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, उनको फुल डिस्क्लोजर किया जाता है, कोई चीज़ हाइड नहीं की जाती, ठीक हो गया। तो आपका जो देखो, ये जो इन चारों जो यहाँ पर जो है ना 5 जो ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या किए हैं, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा वो इस तरह दे दिया जाएगा करेक्ट, और बाकी क्या होंगे वो ऑप्शन क्या होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे, और इनमें से एक क्या होगा वो ऑप्शन उठा के क्या होगा वो आपका जाना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा है कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जाना आपको नजर आएगा वही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्यूज ये है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन और गवर्नमेंट लॉज, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, बेसिक अकाउंटिंग रूल है। तो कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था कि ये ट्रेडिशंस होती हैं, कस्टम्स होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होता है बेसिकली डिराइव किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू इस यूजफुलनेस, ठीक हो गया। तो ये बेसिक अकाउंटिंग रूल्स ये नहीं है।
अच्छा ये क्या है, कॉमन प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, फॉलोड बाय अकाउंटेंट। तो ये क्या है, बेसिकली कॉमन प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि एक्सपीरियंस से ड्राइव किए होते हैं, ठीक हो गया। और उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उनको यूज़ किया जाता है। तो इस यूज़फुलनेस की वजह से फिर क्या करते हैं, उनको अकाउंटेंट जो है ना वो बेसिकली वो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बैंक रेगुलेशन ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन क्या होगा, आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मटेरियलिटी कन्वेंशन, ठीक है, फिर लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। Materiality in accounting states that all material items should be reported properly in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी सवाल होता है कि मटेरियल आइटम जो ना वो क्या होती हैं, ठीक है। एक होता है मटेरियल आइटम, ठीक है, और एक होता है इमटेरियल आइटम, ठीक है ना। पहले आप उनको समझ लें, ठीक है ना। मटेरियल आइटम, तो गाइस मटेरियल आइटम वो होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाते हैं, जो यूज़र्स है, ठीक है ना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मेरी राइटिंग का ख़राब है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो कोई इशू भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती हैं, वो यूज़फुल होती है, ठीक है ना। और उनकी डिसीजन मेकिंग को क्या होता है, वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करेंगे प्रॉपर वे से, तो क्या होगा, आपका जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, वो डिसीव होगा, उनको एक्यूरेट पिक्चर जो है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, वो क्या होता है, वो मटेरियल आइटम्स होते हैं, ठीक है। चाहे बैलेंस शीट के अंदर हो या इनकम स्टेटमेंट के अंदर हो, या दूसरा क्या है वो है इमटेरियल आइटम, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, जो इमटेरियल आइटम होते हैं, वो यूज़र जो है ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट नहीं होते, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम क्या करें, अगर आप हमको उसको शो भी ना करें, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होता है, इफेक्ट नहीं हो रहा होता, यानी वो रिसीव नहीं होता। अगर आप इन्फॉर्मेशन को क्या करें, फुली कंप्लीटली डिटेल के साथ डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। अब मैं आगे जाके एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर प्रॉपरली का मतलब ये ना, देखो मटेरियल आइटम को इस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि प्रॉपरली रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रॉपरली का मतलब ये कि आपने उनको सेपरेटली क्या किया हो, मटेरियल जो भी ट्रांजैक्शन है उनको सेपरेटली क्या किया हो, आपने रिकॉर्ड किया हो, ठीक है। आपने उसको मिक्सअप नहीं करना। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर एक बिजनेस है, उनका अगर वॉल्यूम है 10 करोड़ का, ठीक है ना, ये उनका बिजनेस का वॉल्यूम है। अब इसमें से क्या किया, इसने 1 करोड़ का बेसिकली क्या किया, उन्होंने कोई लैंड लिया है, ठीक है ये। फिर इसने क्या किया है, 1.5 करोड़ का इसने क्या किया, उसने कोई मशीनरी क्या किया, वो इसने ली है, ठीक है ना। और फिर क्या किया इसने, 1.5 करोड़ के कोई इसने कोई बिल्डिंग क्या किया, उन्होंने जो ना वो ली हुई है, ठीक है। तो ये जो देखो ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये मटेरियल है। अगर आप क्या करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे प्रॉपर वे से, मिक्सअप करेंगे, तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूज़र होगा ना वो क्या होगा, वो डिसीव होगा, ठीक है ना। और वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। वो क्या होगा, वो डिसीव होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए बेसिकली क्या है, आपने इसको क्या करना है, आपने उनको बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपरली सेपरेटली क्या करना है, आपने उनको रिकॉर्ड करना है। प्रॉपरली का मतलब ये था, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जो जो चीज़ें होती हैं इमटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें वो कहता है कि जो चीज़ें इमटेरियल होती हैं, आप क्या करें, आप उनको जो ना वो करें, आप उनको जो ना वो उसको डायरेक्टली क्या करें, उनको एक्सपेंस आउट कर लें, ठीक है ना। डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट कर ले, या क्या करें, आप उनको जो ना वो कंबाइन करके जो ना आप उनको जो ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, एक कंपनी है, उसने कोई क्या किया है, उसने कोई रजिस्टर्स क्या किए हैं, उन्होंने ली है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, वो 1 लाख रुपए की, ठीक है, इसने कोई पेन लिए हैं, ठीक है ना, पेन और पेंसिल्स इसने लिए हैं, ठीक है। वो भी क्या किए, कोई 10,000 रुपीज़ की उसने लिए हुए हैं, ठीक है। फिर इसने क्या की, कोई इन्वेलप क्या किए, उन्होंने जो ना वो ली हुई हैं, ठीक है ना, वो भी क्या हो गया, उसने 15,000 रुपए के जो ना वो लिए हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो ना वो मिला के क्या बन जाते हैं, 1 लाख जो ना वो 25,000 रुपीज़ जो ना वो बन जाते हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं देखो सेपरेटली, अगर हम इसको देखें ना, ये अलग अलग, ये इतनी बड़ा छोटी वो है अमाउंट है। ये एक बिजनेस है जिनकी करोड़ में है, 10 करोड़ इनका वॉल्यूम है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, बड़ा इमटेरियल है, ठीक है, उनके लिए यूज़फुल नहीं है। अब क्या करें हम, इसको क्या करें, अगर हम उसको वो बाई करते हैं, ठीक है, तो हमने उसको बैलेंस शीट में शो करने की बजाय
ठीक है, करंट वो है करंट एसेट के अंदर शो करने की बजाय हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। हम उनको एक्सपेंस आउट का मतलब ये कि हम उनको इनकम स्टेटमेंट में जो ना एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो ना उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, हमें उनको बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांजेक्शन, ये इमेटीरियल है। अगर हम इसको जो ना वो शो ना भी करें तो जो यूजर ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट होगा वो डिसीव नहीं होगा, वो गलत इसका जो फैसले के ऊपर जो ना वो इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये है। और फिर दूसरा ये है कि हम इनको कंबाइन करके जो ना वो लिख सकते हैं। देखो, हम इसको सेपरेटली करने की बजाय, शो करने की बजाय हम इसको कंबाइन करके जो ना वो इसको हम एक हेडिंग दे जो ना वो दे सकते हैं कि क्या है, स्टेशनरी आइटम्स का जो ना वो हम इसको हेडिंग दे सकते हैं और इसके अंदर जो ना हम इसको जो ना वो लिख सकते हैं, बजाय कि हम क्या करें, उनको अलग अलग क्या करें, उनको शो करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये इग्नोर का मतलब ये है, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम उनको बैलेंस शीट में, अगर हम शो नहीं करवाते अंडर करंट एसेट्स, लेकिन हम इनको जो ना वो डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट उनको कर सकते हैं और उनको इनकम स्टेटमेंट में जो ना हम उनको डायरेक्टली जो ना वो हम उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए इमैटेरियल है, क्योंकि ये इतनी स्मॉल अमाउंट की है। एक बिजनेस है जिनका वॉल्यूम 10 करोड़ का है, तो इनके लिए जो ना बड़ा इमैटेरियल किया ये सारे ट्रांजेक्शन है, ये जो सारी अमाउंट है। ठीक है, तो इस सूरत में, इस केस में हमें जो ना एक रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हम इसको जो ना इग्नोर कर सकते हैं, यानी इसको बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट हम इसको शो ना कराएं। ठीक है, या हम इसको जो ना कंबाइन करके जो ना हम इसको जो ना वो एक हेडिंग दे के जो ना हम इसको जो ना वो लिख सकते हैं, कंबाइन करके। देखो, ये सबको एक जना एक नाम लिख के हम इसको जो ना वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है। और इस तरह कंबाइन करके कहाँ पर लिख सकते हैं हम इनको, जो है ना वो है बैलेंस शीट के अंदर जो ना वो हम इसको करंट एसेट के अंदर जो ना वो कंबाइन करके, यानी तीन को कंबाइन करके एक नाम दे के हम जो ना उसको लिख सकते हैं, या हम उनको डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट जो ना वो कर सकते हैं। डायरेक्टली जितने भी अमाउंट 1,50,000 को हमने सीधा इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया, हम उनको बैलेंस शीट के अंदर डालते ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इमैटेरियल है उस बिजनेस के लिए। ठीक हो गया, तो मैंने क्या कि आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं समझाने के लिए, ताकि आपका इंटरव्यू अगर आपने आगे जाना है तो वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहे, और साथ MCQs में भी आपके जाना के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो वो क्लियर रहे। ठीक हो गया, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल से पढ़ लिया विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम MCQs के हवाले से करते हैं कि मटेरियलिटी कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन टू विच अदर अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो इसमें गाइस, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या है उसमें से आपका है फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये अब ये कैसे हैं, देखो, फुल डिस्क्लोजर जो आपका जो कन्वेंशन है, ये आपको कहते हैं कि जो है ना आपको जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो है जो बनाई जाती हैं उसमें से सारी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी सारी क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या हो, उनको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या हो वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कोई चीज़ क्या हो आप हाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, और डिस्क्लोज इस तरह करनी है कि आपने डिटेल्स क्या करना है, सारा आपने क्या करना होता है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने प्रोवाइड करनी होती है, कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होता है, यानी सारी डिटेल्स आपने क्या करना होती हैं वो देनी होती है, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते। अब गाइस क्या है मटेरियलिटी कन्वेंशन, वो बेसिकली वो कहते हैं अगर आपके पास कोई इमैटेरियल क्या है, कोई ट्रांजैक्शन है इमैटेरियल, ठीक है ना, कोई ट्रांजैक्शन है या कोई आइटम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। यानी क्या है कि इग्नोर का मतलब ये है कि आप उनको बैलेंस शीट में अगर आप शो नहीं अगर करते तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो ना इनकम स्टेटमेंट तो आप शो करा सकते हैं एज ए एक्सपेंस, लेकिन आप उनको बैलेंस शीट के अंदर शो ना करें तो दैट्स कोई इससे जो ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, या दूसरी बात ये है, अगर आप उनको जो ना वो डिटेल्स को शो नहीं करते तो आप क्या करें, उनको क्या 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 करें, उनको जो ना कंबाइन करके जो ना आप उनको जो ना वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि मैंने रजिस्टर हो गया, पेंसिल हो गया, एनवेलप हो गया, उनको मैंने कंबाइन करके जो ना डिटेल्स प्रोवाइड करने की बजाय मैंने उनको क्या क्या किया, मैंने अंडर स्टेशनरी आइटम ये मैंने इनको एक टाइटल दे दिया और उसके अंदर क्या किया, मैंने बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के अंदर क्या किया, मैंने उनको शो करा दिया, मैंने उनको डिटेल्स नहीं बता दी। क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये चीज़ें इमैटेरियल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कन्वेंशन है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, फुल डिस्क्लोजर का क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है,
फुल डिस्क्लोजर तो ये कहते हैं कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, ठीक है, और कंप्लीट अपनी डिटेल्स देनी है। लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है अगर कोई चीज़ मटेरियल हो, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब ये कि आप बैलेंस शीट में शो नहीं करवाते, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इमटेरियल है, ठीक है। तो आपने फिर उनको मैंने क्या बताया था कि आप लोग उनको डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट करते हैं, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, उनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप उनको शो करवाते हैं अंडर एक्सपेंसेस, ठीक है। या क्या करता है अगर आप उनको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते तो आप उनको जाना उनको कंबाइन करके जाना उनको आप जाना वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए जो मेटीरियलिटी कन्वेंशन किया है वो इस प्रिंसिपल का क्या है, किस्म का क्या एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये गोया वो यहाँ पर क्या होती है वो अप्लाई नहीं होती, कहने का मतलब ये है, ठीक हो गया। तो आपका जो ये कोई ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और साथ मैंने फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है वो भी मैंने क्या किया वो बता दिया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया गैस। तो ये फुल डिस्क्लोजर है, ये मैं आगे जाके फिर जो मेरे पेड क्लासेस होगी वहाँ पर मैं उनके साथ डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा, मैं एग्जांपल भी वगैरह बहुत सारा दूंगा, एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को जो ना वो करवाऊँगा, ठीक हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम मटेरियलिटी में जो इमेटीरियल आइटम होते हैं उनको हम जो ना वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते, अनलाइक जो ना वो क्या है वो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के मुताबिक जो कि आपसे जो ना वो डिटेल्स क्या कहता है वो सारा ट्रांजेक्शन आपसे रिक्वायर करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कहता है कि उनको डिस्क्लोज करें, ठीक हो गया। तो ये है कि एन आइटम इज इमटेरियल इफ, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि इट्स ऑफ लार्ज अमाउंट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू होती है बड़ी लार्ज होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। जो इमटेरियल होता है मैंने डिटेल से मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा था कि वो क्या होता है वो हमेशा स्मॉल अमाउंट ही होती है, तब तो हम उसको इमटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, डू नॉट इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन, बिल्कुल क्या ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इमटेरियल आइटम क्या होता है, क्योंकि वो जो डिसीजन मेकर है उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता या वो डिसीव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी अमाउंट बड़ी स्मॉल होती है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं हम उनको इमटेरियल बेसिकली क्या करते हैं वो कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा आपको करेक्ट ऑप्शन होगा। आर इलीगल है, आर शोन सेपरेटली, ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सेपरेटली शो की जाती है वो कौन से होती है वो मैंने क्लियरली बता दिया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पीछे एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होती हैं, वो मटेरियल क्या होते हैं, वो आइटम्स होती हैं जिनको आप जो है बैलेंस शीट के अंदर सेपरेटली आपने क्या करना होता है शो करना होता है, आपने कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपका ये होगा कि डिसीजन मेकर जो है ना यूजर ऑफ फाइनेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको इन्फ्लुएंस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनकी अमाउंट वैल्यू बड़ी स्मॉल होती है, तब इसको हम इसको मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट वो है एमसीक्यूज, ये है कि अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इमटेरियल आइटम्स मस्ट बी ऑडिटेड सेपरेटली, ऐसा सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मस्ट ऑलवेज बी डिस्क्लोज सेपरेटली, नहीं, ये किसका मेन फीचर था, ये मटेरियल जो आइटम्स थे ये उनका मेन फीचर था कि आप क्या करें मटेरियल वो क्या करें आप उनको सेपरेटली क्या करें उनको डिस्क्लोज करें, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर ही। इट इज़ लाइबिलिटी, नो ऐसा नहीं है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जो बनता है डी ऑप्शन वो क्या है, कैन बी कंबाइंड विद अदर आइटम, ठीक है। इस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने जो ना एक पेन लिया है, एक क्या किया उन्होंने जो ना वो पेंसिल लिया है, कोई इसमें उसने कोई वो है कोई रजिस्टर्ड लिया है, तो हम क्या करते हैं उन सबको जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। और एक जना वो क्या क्या करते हैं हम उनको एक स्टेशनरी का क्या होता है स्टेशनरी आइटम क्या करते हैं उनको एक टाइटल दे के जो उनको कंबाइन कर लेते हैं, हम उनको लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, वो जो चीज़ें क्या होती है जो इमटेरियल आइटम्स होते हैं उनको हम जो है कंबाइन करके जो है वो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपका ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मटेरियलिटी डिपेंड्स मेनली ऑन ऑडिटर्स मोड, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्या मटेरियलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर का मोड को क्या है, ठीक है, क्या ये ऑडिटर डिटरमिन करता है कि कौन सा मटेरियल कौन सा आइटम मटेरियल होगा कौन सा इमटेरियल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट रेट्स जो है टैक्स रेट पर डिटरमिन करते हैं, नहीं भी। असल जो वो ये है साइज़ एंड नेचर ऑफ द आइटम, कि उनकी साइज़ क्या उनकी नेचर क्या उनकी साइज़ क्या है मेनली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है वो डिपेंड करता है, ये वो है जो नेचर जो आइटम की जो साइज़ है कि वो बड़ा साइज़ का ना बड़ी वैल्यू का है, ठीक है ना। तो वो डिटरमिन करती हैं कि ये चीज़ें मटेरियल है कि नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि लैंड क्या था, वो 1 करोड़ का इसकी रुपीज़ मालियत था, ठीक है, उनकी वो थी अमाउंट थी, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था उनकी जो अमाउंट क्या थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं उनको हमने मटेरियल कहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो ये वाला सी वाला होगा। कंपनी की गुडविल नहीं करती उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती मटेरियलिटी,
ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। अब गूगल गुडविल क्या करते हैं, ये बेसिकली ये एक्स्ट्रा वैल्यू कहते हैं, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि हम इसको आगे जाके डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। ये बेसिकली क्या हो जाती है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द बिजनेस होती है, जो कि एक बिजनेस डिराइव करती है अपने उसमें से। उनकी बिज़नेस की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, उनकी कस्टमर सर्विसेज बड़े अच्छे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट की बड़ी टॉप क्वालिटी की होती हैं, या उनकी जो आइटम्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स वो या सर्विसेज वो डिलीवर करते हैं, वो बड़े टॉप नॉच के होते हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो तब क्या हो जाता है, वो उनको जो है ना एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होता है, वो उनको जो मिलती है, उनको हम जो है ना वो बिज़नेस की वो गुडविल क्या होता है वो कहलाती है। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपका ये वाला है। ठीक है। आप लोगों को साइज़ का बता दिया कि वो अमाउंट वो क्या होती हैं, वो लार्ज अमाउंट की होती है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। वो चीज़ें मटेरियल होती है। ठीक है। मटेरियलिटी साइज़ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है, मीन्स कि वो अमाउंट कितनी छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है। दूसरी बात ये यहाँ पर मैंने नेचर लिखा हुआ, ये मैंने समझाया नहीं। नेचर का मतलब ये है, देखो अगर किसी ट्रांजैक्शन जो है ना वो बेशक क्या हो वो छोटा क्यों ना हो, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन क्या हो वो स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन देखो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं वो क्या हो जाती है, कुछ इलीगल होती है। ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, वो फ्रॉड होता है। ठीक है ना, फ्रॉड बेस्ड होती है, फ्रॉड हो चुका होता है। ठीक है। तो फिर उस लिहाज से फिर क्या हो जाती है, वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो मटेरियल बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है कि वो जो बेशक वो स्मॉल अमाउंट ही का क्यों ना हो, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई इलीगल पेमेंट कोई हुई हो। ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, या कोई इसके अंदर कोई फ्रॉड हुआ हो। ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, वो जो आइटम्स होती है या जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या हो जाते हैं, वो मटेरियल क्या हो जाते हैं, वो बन जाती हैं। ठीक है। तो ये भी क्या कि मैंने आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि मटेरियलिटी जो है ना एक साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लार्ज अमाउंट साइज़ का है कोई ये ट्रांजैक्शन या स्मॉल अमाउंट का है। अगर वो लार्ज अमाउंट का है तो फिर वो क्या होगा, वो मटेरियल आइटम होगा, ट्रांजैक्शन होगी। और फिर क्या हो, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इलीगल कोई पेमेंट हुई है, ठीक है, कोई फ्रॉड इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो तब भी क्या हो जाती है, वो जो ट्रांजैक्शन होती हैं, वो आइटम्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो मटेरियल क्या हो जाती है, वो बन जाती है। ठीक हो गया। तो नेचर और साइज दोनों के ऊपर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है मटेरियलिटी। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या कि इस एमसीक्यूज के थ्रू ये एमसीक्यूज भी आपका क्या हो गया, वो साथ एक्स्ट्रा में कवर हो गया है। ठीक हो गया। एमसीक्यूज ये है, अ कंपनी परचेजेज अ डस्टबिन फॉर ऑफिस यूज कॉस्टिंग Rs 1000 रुपीज़। ठीक है। यानी एक बिजनेस है जिनकी बिलियंस की तादाद में जो ना उनकी क्या उनका बिजनेस है, ठीक है ना, वो रेवेन्यू अर्न कर रही हैं। उसने एक डस्टबिन जो ना वो लिया है 1000 रुपये, जिसकी जो ना वो है इसकी कॉस्ट है। तो इट विल मोस्ट लाइकली बी शोन एज फिक्स एसेट सेपरेटली। नहीं जी, इनके अमाउंट जो ना वो बड़ा स्मॉल है। अगर एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने कोई 1000 रुपये का उसने कोई डस्टबिन लिया, तो ये क्या है, वो चीज़ें उनके लिए इमेटीरियल है। ठीक है। तो आप उनको एज ए सेपरेटली क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आप उनको शो नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था, सेपरेटली अपने कौन सा शो करना है, आइटम्स को जो मटेरियल होती है उनको आपने क्या करते हैं, आपने बैलेंस शीट के अंदर आपने उनको सेपरेटली क्या करना होता है, उनको शो करना होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है, शोन इन नोट्स ओनली। ठीक है। अब गाइस जो नोट्स ओनली, आगे जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये उसको कहा जाता है नोट्स। ठीक है ना, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको कहा जाता है। ठीक है। तो इनके अंदर जो भी कोई डिटेल्स अगर आपने कोई प्रोवाइड करनी होती है ना, तो इन नोट्स के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, कोई कैलकुलेशन पर उनको दिखानी होती है, तो इन नोट्स के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपने वहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली वो उन नोट्स की जो ना वो बात की जा रही है। तो वो ऐसे ये भी ऑप्शन नहीं है। कैपिटलाइज फॉर 15 ईयर्स। अब देखो गाइस, कैपिटलाइज का मतलब ये है कि अगर आपने कोई आइटम लिया है जिनकी वो है अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको जो ना वो पहले उनको सारे का सारा 1 लाख रुपया क्या करेंगे, आप उनको बैलेंस शीट में शो करेंगे। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेंगे, जैसे 1 साल गुजर गया, इसके बाद जितना अमाउंट उसके अंदर स्पेंड हुआ है, यानी 1 लाख में से जो ना वो 10,000 आपका वो स्पेंड हो गया है, वो यूज़ हो गया है, तो 10,000 क्या करेंगे, आप उनको वो है इनकम स्टेटमेंट में जो ना वो ज़ाहिर करेंगे, और बाकी जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, वो ज़ाहिर होगा। तो उनको कैपिटलाइज कहा जाता है ना, कि आप एक चीज़ को एक आइटम को कैपिटलाइज कर रही हैं। ठीक है, कि आप जैसे उनको ख़रीदते हैं उनको बैलेंस शीट में शो करते हैं, जैसे वो यूज़ होता है तो उनका जो यूज़ पार्ट होता है वो आप उनको इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो ना वो शो करवाते हैं, और बाकी जो अनयूज पार्ट होता है वो क्या करते हैं, आप उनको बैलेंस शीट में शो करवाते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी ऐसा जो ना वो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है।
ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया ना कि आइटम को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है। अच्छा जी, तो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ड्यू टू इमेटेरियलिटी। अब ये जो कि ये जो स्मॉल अमाउंट है, इसकी अमाउंट बड़े स्मॉल है, तो आप क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, एज ए एक्सपेंस के तौर पर क्या करते हैं, उनको काउंट करके, यानी उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, आप इनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाना हो एज ए एक्सपेंस के तौर पर जाना, उनको क्या करते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनकम सॉरी बैलेंस शीट के अंदर आप उनको शो ही नहीं करवाते। ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, आप उनको ऐसे इमेटीरियल जो आइटम्स होते हैं उनको डायरेक्टली आप उनको एक्सपेंस आउट करते हैं और उनको इनकम स्टेटमेंट में आपको उनको एज एक्सपेंस के तौर पर जाना वो शो करवाते हैं। ठीक हो गया, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, एमसीक्यूज ये है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मटेरियलिटी, कौन सा इसमें सही नहीं है। अब पहला ऑप्शन ये कि मटेरियल आइटम्स आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, बिल्कुल भी मैंने जिस तरह मैंने जो मैंने कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पर मैंने बता दिया था कि वहाँ पर क्या है, आपने जो मटेरियल आइटम होती हैं उनको अपने सेपरेटली क्या होता है, मैंने आपने डिस्क्लोज करना होता है, मैंने एग्जांपल भी दिए हैं साथ। ठीक है, तो ये भी क्या आपका ऑप्शन नहीं है, वो बता रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है मटेरियलिटी के मुताबिक जो आपको स्टेटमेंट दी है। इमेटीरियल आइटम्स कैन बी इग्नोर्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो गाइस क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये वाला ऑप्शन। देखो जो इमेटीरियल आइटम्स होती हैं ना, बेसिकली उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जाता ना। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया, जो इमेटीरियल आइटम्स होते हैं, चलो आप उनको बैलेंस शीट के अंदर अगर आप नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन क्या करना होता है, आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, एज ए एक्सपेंस के तौर पर तो आपने शो तो कराना होता है ना। ठीक है, ये तो नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक हो गया, तो आपने कहीं ना कहीं उनको जो ना वो शो करना होता है। ठीक हो गया, तो ये है, तो आप उनको कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, उनको आप एक इग्नोर आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स में ओवरराइड। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स में ओवरराइड मटेरियलिटी, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, एक ट्रू है। ठीक है, तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो ये वाला होगा, बी ऑप्शन होगा, लेकिन मैं साथ साथ और भी बता देता हूँ। तो ये भी क्या मेरे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो लीगल रिक्वायरमेंट में ओवरराइड मटेरियलिटी, अब देखो गाइस क्या है कि इसमें आप माइंड में रखिएगा कि अगर एक चीज़ है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर वो कोई चीज़ क्या हो, मिसाल के तौर पर क्या है, कोई चीज़ क्या हो, वो इमेटीरियल हो, ठीक है ना, इमेटीरियल आइटम हो, ठीक है ना, लेकिन कुछ लॉ है वो उनको कहते हैं कि ये बेसिकली क्या करना होता है, आपने वो उनको जो है ना वो मटेरियल कंसिडर करता है, लॉ है कोई, ठीक है ना, वो इनको मटेरियल कंसिडर करता है, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इनके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लॉ कहता है, तो फिर क्या होगा उस केस में, क्या होगा, जो लीगल रिक्वायरमेंट होगा वो फिर क्या होगा, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वो फिर क्या होगा, वो और जो मटेरियलिटी क्या होगा वो फिर पीछे हट जाएगा। ठीक हो गया, यानी मटेरियलिटी फिर क्या हो जाता है, वो इसके अंदर जो है ना वो जो मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंस है, वो लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो कहता है फिर आपने उनको जो है ना वो मानना है, ना कि आपको जो है ना वो मटेरियलिटी की जो कन्वेंशन है वो आपको कहता है। ठीक है, आपने जो लीगल अगर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपको कहते हैं कि ये चीज़ें वो है इमेटीरियल आइटम है, इनकी आपने कंप्लीट डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करनी है, तो फिर क्या होगा, आपने लॉ को फॉलो करते हुए फिर क्या करना होता है, उस इमेटीरियल आइटम की कंप्लीट क्या करना होता है, अपनी डिटेल्स क्या करना होता है, वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, आप इनको कंबाइन या क्लब नहीं कर सकते, उनको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है, तो तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे क्या हो मटेरियलिटी कन्वेंशन जो है ना वो अप्लाई किया जाता हो, बल्कि अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर जो है ना ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली जो कन्वेंशन है उनको फिर जो है ना वो साइड पे जो है ना वो रख सकते हैं, और लीगल जो रिक्वायरमेंट है फिर उनको जो है ना वो देखा जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी जो 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 चीज़ें हैं ये मटेरियलिटी के मुताबिक क्या ये ट्रू है। यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट ट्रू, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, थ्रेश होल्ड ऑफ मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन यूज़र नीड्स, अब इसका मतलब ये देखो कुछ जो यूज़र है उनके नज़दीक क्या है, वो 1 लाख की जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो है वो मटेरियल है। ठीक है ना, या कुछ वो है कुछ यूज़र है, कोई कंपनी आप ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो वो है 1 लाख की जो अमाउंट है वो क्या है, वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो अगेन क्या है, मटेरियलिटी का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कोई फिक्स अमाउंट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है,
अमाउंट है वो कोई जो है ना वो फिक्स नहीं है कि मैं कहूँगा अगर ये अमाउंट होगा तो ये मटेरियल होगा, अगर इस अमाउंट से बिलो अमाउंट होगा तो वो क्या होगा, वो इमटेरियल होगा। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बल्कि यूज़र की नीड्स के ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है कि वो देखता है कि ये यूज़र क्या करता है, उसको देखना होता है कि ये चीज़ें मेरे लिए क्या मटेरियल है या मेरे लिए ना वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो आपने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को भी क्या होता है वो साथ जो है ना वो देखना होता है। मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में बताया था कि साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितनी है, तो इसके ऊपर जो है ना आपका डिपेंड करके करेगा कि वो चीज़ें मटेरियल है या इमटेरियल है। नेचर के ऊपर भी जो है ना वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी बताता है कि ये चीज़ें मटेरियल है इमटेरियल है, वो मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में डिटेल के साथ कवर करवा दिया है। और साथ क्या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है कि जो यूज़र है, ठीक है, उनके नज़दीक क्या है वो जो अमाउंट है वो क्या है वो मटेरियल है या इमटेरियल है, उसके भी क्या ऊपर भी क्या होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक हो क्या गाइस? तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपका जो है एक किस्म का एमसीक्यूज क्या हो गया वो आपका कवर हो गया कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी क्या करता है मटेरियलिटी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो ये भी हमारे पास क्या है वो ऑप्शन नहीं है। तो उसमें से आपसे पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट में से मुझे वो बताओ जो कि सही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है ना ये बेसिकली क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है वो करेक्ट क्या है वो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, मैं इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और बाकी जो लेक्चर्स मैं बनाऊंगा या मैंने कुछ बनाए हैं वो उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पर जनाब बाकी लेक्चर जनाब आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? सुनने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।